नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार का वीकेंड एडिशन। और इस हफ्ते आर पार के वीकेंड एडिशन पे हम सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर बात करेंगे बिहार में 80-20 की राजनीति क्या एंट्री मार रही है और इसके पीछे कारण क्या है और क्या जाति के कार्ड के लिए हिंदू धर्म यानी धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है। आज ये बड़ा सवाल है, लेकिन सीटों को बंटवारे पे भी तनाव है और सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बड़ी टेंशन है। तो स्वागत है आपका आर पार के बेहद खास एडिशन। अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं रहता। और नीतीश कुमार जिसके साथ में सरकार बना रहे हैं वो बिहार का खनिज लूट करके, बिहार का भी पैसा, यूपी का पैसा लूट करके सब गुजरात में लगा। महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर बिहार को एक नया भविष्य देने जा रहे हैं। तेजू बाबा कल कर रहे थे नामांकन, एक भी व्यक्ति मिला क्या महागठबंधन? अब कुछ नहीं बचा। महा तो पहले ही खत्म हो गया, तब गठबंधन रहेगा कि नहीं उसका भी पक्का नहीं। हम सारी सीटों की घोषणा, उन विधानसभा के नामों की घोषणा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ज्वाइंट की। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा सब मिलकर के हम चुनाव में फिर 2010 में जो हुआ था उससे बड़ा बिहार में हम जीत हासिल की। बीस वर्षों से इन शासन में है, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं। बताइए ना क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला? महागठबंधन में कैसी हालत है, कपड़े फट रहे हैं, जूते चल रहे हैं, चुनाव से पहले हार मान चुके हैं। बीजेपी पर भरोसा, बस चुनाव लड़ रहे हैं उतने समझ। उसके बाद नीतीश कुमार जी हम लोग के मित्र हैं। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। अरे जंगल राज वाले बड़े एक ही हो ताक में, एक कैसा बिगाड़ दे खेल की बिहार में। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, वारिस पठान है, मेरे साथ अतुल लॉन्डे पाटिल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग गुदरिया हैं, मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, जाने माने वकील हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सोशल एक्सपर्ट हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। लेकिन लौट के बीजेपी 80-20 पे आई। अजय आलोक। अरे अमित जी, क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं? 16 नवंबर को आप डिस्कस कीजिएगा मुझसे, यहीं पे इसी समय में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि सरकार बन रही है, मंत्री कौन कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहेगा, विभाग किसको दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं 6ठी बार लगातार सरकार। एजेंडा खत्म, चुनाव फिनिश, राहुल गांधी के शब्दों में सब कुछ खत्म, टाइम फेस फिनिश। अतुल जी घबरा गए हैं। आए में बिहार कल से देख रहे हैं माहौल। यहाँ चुनाव नहीं है, यहाँ चुनाव वर्सेस महाविनाश है और महाविनाश को लोग नहीं लाने वाले तो है,
चुनाव तो है और 14 को उसके नतीजे भी आएंगे। अब आप लोगों ने क्या कर रखा है कि आपको लग रहा है चुनाव नहीं है, वो अलग बात है। हम लोग सरकार बनाने के लिए मैं मानता हूं चुनाव है, उस चुनाव को हम बाकायदा कवर करेंगे। कोई हारे जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, राजद जीते, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव तो होगा, वोट तो डालेंगे। क्या आप पब्लिक को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया है, हम ही जीत कर आएंगे, पब्लिक वोट डाले ना डाले? क्या आपको लगता नहीं है ये, और मैं इसको अहंकार नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये ओवर कॉन्फिडेंस है अजय आलोक जी। और इस ओवर कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? फिर पलट के ये सवाल आएगा। बिहार में ऐसा ही ओवर कॉन्फिडेंस आप 400 पार 400 पार का कर रहे थे, 240 आ गए थे। अरे अमीर जी, बिहार में, अमीर जी मैं बोल लूं, आप तो मुझे डांटने लगे यार। मैं डांट नहीं रहा, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। 24 घंटे बिजली आने के बाद 24 घंटे बिजली देने के बाद आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि बिहार के एक एक घर में छत पर सरकार की तरफ से सोलर पैनल भी लगा देंगे और बिहार से बिजली बाहर बेचेंगे, अपनी बनाई हुई बिजली। ये सारी बातें सही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो आपके स्टार प्रचारक हैं, सारी बातें सही हैं। अब जब एक मिनट सवाल का जवाब सुनना पड़ेगा ना। वो कह रहे हैं क्या घुसपैठियों को डकैती डालने की छूट मिले? ये लड़ाई विकास बनाम बुर्के की शरारत की लड़ाई है। राजद को विकास नहीं, बुर्का चाहिए। खत्म करने दीजिए ना, फिर अगला वो कह रहे कांग्रेस और राजद को बुर्का चाहिए। खत्म करने दीजिए, अरे बता रहा हूं, एक लाइन खत्म करने दीजिए, बुर्के पे आते हैं, एक लाइन खत्म करने दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने जब ये घोषणा कर दी कि अब सोलर भी लगा देंगे, तो बिजली भी आ गई, सोलर भी आ जाएगा, तो लालटेन के लिए खाक पत्ता रखेंगे। काहे लालटेन रखेंगे घर में? पंजा को तो कब का काट के फेंक दिया है यहां से। खूनी पंजा 35 साल से बिहार में नहीं आता है, कभी 10, कभी 19, कभी नीतीश जी की दया पे 27 का आंकड़ा नहीं छुआ है इन लोगों ने। बेस्ट फिगर फॉर द लास्ट 35 ईयर्स 27, वो भी जब नीतीश जी के साथ थे तब 2015 के चुनाव में। नहीं तो कभी 4 कंधे मिले, कभी 2 कंधे मिले। खूनी पंजा हट चुका है, तो लालटेन को क्यों जलाना है भाई? उस खूनी पंजे की मदद से अतुल पाटिल, खूनी पंजा को हटा दिया, लालटेन बुझ चुकी है, अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है। अब आते हैं आपके बुर्के पे। मेरा बुर्का नहीं है, मेरा बुर्का नहीं है, बुर्के का मुद्दा आप लेके आए हैं। मेरा बुर्का कैसे हो गया? भैया इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये बकायदा गए चुनाव आयोग में शिकायत करने। इनके सारे लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट, सारे स्कॉलर, वारिस पठान के भाई जैसे लोग आके बैठ गए चिल्लाने की महिलाओं का बुर्का नहीं हटा सकते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, फलाना के खिलाफ है, ढिमकाना के खिलाफ है। अरे घूंघट नथी महिला नहीं होती हैं क्या हिंदुओं में? पहचान नहीं दिखाती हैं? यही इस्लाम वाली महिलाएं बुर्का पहन के जब मक्का करने जाती हैं तो क्या चेहरा उठा के एयरपोर्ट पे अपना शक्ल नहीं दिखाती हैं? उस वक्त वो इस्लाम के खिलाफ नहीं होता है, अवार्ड देने के लिए इस्लाम के खिलाफ हो गया। ये लॉ कोई हम लेके आए हैं? टीएन सेशन किसके टाइम में अपॉइंट हुए थे इलेक्शन कमीशन? सबसे पहले उन्होंने ये नियम बनाया था, उस नियम का तब से पालन हो रहा है 1992-93 से, और आज ऑब्जेक्शन हो रहा है। मतलब हार का हर बहाना खोज लो बैठ के। अरे भैया बुर्के वाली महिलाएं भी तुमको वोट नहीं देंगी क्योंकि ट्रिपल तलाक हमने खत्म करवाया, ठीक है ना? ये हलाला फलाला जितना फालतू चीज है हमने खत्म करवाया। मुसलमान महिलाओं को शोषण करने से रोका है हमने। तलाक का भत्ता आपको देना पड़ेगा। मुस्लिम बच्चियों के लिए काम किया है हमने, उनके पढ़ाई की व्यवस्था की है हमने। हज अकेले जा सकती है मुस्लिम महिलाएं, ये हमने किया है, आप लोगों ने नहीं किया था। आप लोग वही चंद फिरका परस्त ताकतों के गोद में बैठे हुए हो, असंप्रदायिक हमको कहते हो। सबसे बड़े जहरीली सांप्रदायिक ये कांग्रेसी हैं और इनका इकोसिस्टम है। ओके, अब आपने बोल दिया। अतुल पाटिल देखिए, अब आप शांति रहिए। आप पिछले 2.5-3 मिनट बोले और आपने मेरे प्रश्न का जवाब जो था वो 70% तो नहीं दिया, 30% अपनी तरफ से दिया। ओके अतुल पाटिल, आपकी यहाँ तो खुद ही सर फटाउल हो रहा है। आपके बड़े नेता वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही एक विरोध शुरू हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई में एनडीए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है? अब वो बुड़के की बात भी लेकर आ गए हैं। नहीं, सरपुटावल्ला तो एनडीए में ज्यादा चल रही है। हमारे यहाँ तो एक आपके यहाँ भी चल रही है, मतलब लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब सुनो ना सर, पुटवल एनडीए में चल रही है। हमारे यहाँ तो कैंडिडेट एक सीट के लिए 10-10, 12-12 आलोक जी, अतुल पाटिल बीच में नहीं बोले। मैं बीच में बोला नहीं, अतुल पाटिल नहीं बोले बीच में, उनको एक मैं बीच में नहीं बोला। अभी डरो मत, अभी डरो मत। इतने क्यों डिप्रेस होते हो मेरे भाई? डरो मत, इतना डिप्रेस क्यों होते हो भाई? तो सबसे पहले बात तो यह है कि
कोई शायरी सुना रहा है, कोई कह रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, कोई कह रहा है मेरी जाति की वजह से मुझे कम सीटें मिली है। तो ये सारी सरफुटवल तो जो है वो आपको सरफुटवल लगेगी नहीं अमीश भाई। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एक सीट के लिए 10-10 लोग 12-12 लोग इच्छुक है और उनका थोड़ा गुस्सा फूट गया है, तो ये दिखा रहा है कि जनता का हमें बहुत सपोर्ट है और इसलिए जो है वो थोड़ा गुस्सा फूट पड़ा है। तो सरफुटवल है, सरफुटवल है। अरे क्या बात कर रहे हो, 5-5 सीटों पे एक दूसरे के लड़ रहे हो। वो चिराग पासवान कहता था, उसने वो हनुमान ने मोदी जी के आग लगाई थी, नीतीश जी की लंका में कहा था कि नीतीश जी इतना भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैला के रखा है। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं वाले अभी साथ में आए फिर से लंका जलाने के लिए और एक दूसरे के सामने सीटें खड़े कर रहे हो, वही हार्म भी कर रहा है। लेकिन वहां सरफुटवल नहीं है, यहाँ झूठ का तो अंबार लगा हुआ है। मोदी जी आए थे हमारे यहाँ, अमित शाह जी आए थे और ये 80-20 वाला बटेंगे तो कटेंगे वाला या एक है तो सेफ है वाला ये भी आया था और इन्होंने वोट चोरी कर ली और वहां पे जो वायदे किए उसका एक वायदा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा किसान का कर्जा माफ कर देंगे, अभी किसान को देखने के लिए तैयार नहीं है। किसान सम्मान निधि 12,000 से 15,000 कर देंगे, देखने को तैयार नहीं है। महिलाओं को डरा रहे, अभी इनकम टैक्स से आपकी इंक्वायरी करेंगे, अभी आपके यहाँ कितनी गाड़ी है क्या नहीं है, हर डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करेंगे और एक एक को वापस करेंगे। 28 लाख निकाल दिए, 50 लाख के ऊपर ज्यादा से महिला जो है उनको निकालने वाले हैं। इन्होंने कहा था ये बटेंगे तो कटेंगे वाला आया था, अभी इससे आपका तात्पर्य क्या था? वो योगी अमित भाई। आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के अमित भाई। सीएम हैं, महंत हैं और मुख्यमंत्री हैं। आपने बोला वो आया था और आप क्या कहना मेरे नेता भी एलओपी है और उनका भी नाम सम्मान से नहीं लिया जाएगा, तो इनके भी नेताओं का नाम सम्मान से नहीं लिया जाएगा। टिट फॉर टैट होगा। मैं पहले ही कहा, अतुल लोंडे पाटिल बैठा है, जिस भाषा में बात करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। अहंकार दिखाओगे, डबल अहंकार आपको वापस मिलेगा। ओके 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 ओके, जिस तरह से नाम लिया जाता है आप अच्छे से सुनो, रिवाइंड करके सुनो। अच्छा, रिवाइंड करके सुनो। ओके, संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसी ने कभी संवैधानिक पद का सम्मान नहीं किया है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने कहा था बिजली कम हो जाएंगी, बिजली 10-10% से हर साल कम होंगी। आज 13% से जो है हमारे महाराष्ट्र में बिजली बढ़ी है और सोलर का छोड़ दीजिए। मैं सीधा रुख करता हूं आपका अजय आलोक 40 सेकंड आपका जवाब, देन अतुल लोंडे पाटिल वंस अगेन। एक तो आप इतना जोर जोर से अमित भाई का नाम लीजिएगा तो एक बार जान जाइए इंडी गठबंधन वालों का पेट खराब हो जाएगा। एक तो अमित शाह के नाम का सुनते ही लोग शहर जाते हैं और कहते हैं हम लोगों को कह रहे हैं डरो मत डरो मत डरो मत, पार्लियामेंट में ही डरते रहते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस है कहां अतुल भाई? आप ये बताइए 243 में 237 सीटों की 237 भी नहीं, अब 241 हो गई। 241 सीटों की कैंडिडेट सहित हमने घोषणा कर दी, 150 ज्यादा हमारे नामांकन हो गए। आप कहां हो? कहां है कांग्रेस? एक भी कैंडिडेट का घोषणा किया? या कांग्रेस ने या आरजेडी ने या माले ने लिखित घोषणा? एक भी कैंडिडेट का अभी तक नहीं। कहां गया गठबंधन? ओ महागठबंधन, ये लठबंधन है जो अपने ही सर पे बरस रहा है। कल पता है आपको, आपके दलित अध्यक्ष का महाराज सर फूटते फूटते बचा है, आपके कार्यकर्ताओं ने मारा है, हमने नहीं मारा। सीताराम केसरी की धोती आप ही के कार्यकर्ताओं ने खोली थी, एक अति पिछड़े अध्यक्ष की। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। आप संवैधानिक पदों की गरिमा की बात करते हो। मिस्टर राहुल गांधी ने फाड़ दिया था अध्यादेश, प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा थी। चीन में ओलंपिक हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया चीनी प्रीमियर ने, सोनिया गांधी से पहले हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा थी। भाषा में बात आप संवैधानिक पदों की गरिमा की बात करोगे? इसी भाषा में जवाब मिलेगा। कोई भाषा मैंने हमने एक तो राहुल का नाम ही नहीं लिया, हमने तो नाम ही नहीं लिया था। नहीं बिल्कुल, आप बिना मतलब का बोलना शुरू कर दिए। इसी भाषा में जवाब मिलेगा। बेसिकली आप लोग को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस है। इसी भाषा में जवाब मिलेगा। आप लोग को इसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभी सुनने आपने कहा जवाब मिलेगा। अरे आप देश को तो जवाब दे नहीं पाते हो। बदतमीजी जो है ना, आप अपने घर में जवाब नहीं पाते हो। बिहार में क्या जवाब दोगे? चैनल पर आकर मत कीजिए भाई। बिहार में क्या जवाब दोगे आप? हम काहे के लिए बदतमीजी करेंगे? सब जानता है कौन बदतमीजी करते हैं। चिल्ला के बोलने से अपनी बात प्रूफ तो हो नहीं जाती है, बीच में बोलने से। मैंने शांतिपूर्वक आपका बात सुना, इसलिए तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि याद हो गया। आप मेरी बात शांतिपूर्वक सुनते नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। दूसरी, अब बिहार का चुनाव है ना, चुनाव में कैंडिडेट घोषित करने पड़ेंगे। यहाँ आप विमर्श ही कर रहे हो, विमर्श कांग्रेस इलेक्शन कमेटी विमर्श, सब इलेक्शन कमेटी विमर्श। कभी खड़गे जी ने लालू जी को फोन खड़का दिया, उस पर विमर्श। अरे विमर्श करते करते कल डेट बीत जाएगा। अभी चुनाव किसे लड़ेंगे हम? विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है भाई। ये तो बात सही है कि अभी तक 40 साल आपको विपक्ष में जो कि एक बड़ा स्ट्रेस वाला बात है, आप लोगों की सीटें बट नहीं पाई हैं। ये तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लालू यादव खुद डायरेक्टली फोन कर रहे हैं, कुछ तो विषय चल रहा है। नहीं, ऐसा है कि एनडीए अपने गिरेबान में झांकने से ज्यादा हमारे घर में झांक झांक के देखने की आदत है।
वैसे भी नरेंद्र मोदी जो है दूसरे के बेडरूम में, दूसरे के बाथरूम में जाने की उनको आदत है। मैं अभी मुंडी नहीं कहूंगा, नरेंद्र मुंडी नहीं कहूंगा, जैसा इन्होंने मेरे राहुल जी के बारे में कहा। प्रधानमंत्री जी है तो मेरे भी राहुल गांधी जो है एलओपी है, इन्होंने जिस तरह से उनका नाम लिया जवाब वैसे मिलेगा। मैं अमित तड़ीपार नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता है देश के गृह मंत्री को तड़ीपार कहना, क्योंकि तुम जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। जाओ ना, सोलर पैनल लग लिए है ना, कुछ तो लिए होंगे, तो जाओ जाके सोलर पैनल में जाके ढूंढ के देखो। 70,000 करोड़ का घपला किया है। अरे अपने अंदर सोलर लगा लो, जल जाएगा। बलात्कार हो रहे, दलित महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ पे दलितों को अपने अंदर सोलर लगाओ, जलेगा। तो उसके बाद निकाल दिए थे। एक ब्राह्मण को दलित ने सवाल पूछ लिया था, तो जाके गांधी परिवार के अंदर सोलर लगाइए, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तुम्हारा जातिवाद, ये देखो मैं अभी सच बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ तो आपको मिर्ची लग रही है। अरे गांधी परिवार तो हिंदू भी नहीं है, बदतमीजी से बात करो आप घर में। लेकिन देखिए आप यानी जो राजद और कांग्रेस का गठबंधन है वो जातिवाद की जाति पॉलिटिक्स करना चाहता है। बीजेपी जो है वो राजनीति करना चाहती है हिंदुत्व की। वो नहीं, एक फर्क है। देखिए कांग्रेस और राजद जो है वो जाति की राजनीति में उनको लाभ है और बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति में लाभ है। दोनों अपने नीति पर काम कर रहे हैं। आरजेडी का वोट बैंक क्या है? एमवाई, मुस्लिम यादव वोट बैंक आएगा, उसके साथ एक और जाति आएगी तो राजद का खेल बन जाएगा। यूपी में एग्जैक्टली यही समाजवादी पार्टी के साथ है। और जैसे ही एक वोट बैंक प्लस होता है, एक बड़ी जाति साथ में मुसलमान, एक और जाति कोई वोट डालेगी तो सपा का खेल भी बन जाता है। और बीजेपी उसका काट यही है अगर हिंदुत्व की बात करेंगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है। और दोबारा बिहार के अंदर यही ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला दोबारा आ गया है। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, यह बड़ा प्रश्न है। मैं वारिस पठान आपके पास आता हूं, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। वारिस पठान, प्रश्न यह है इस समय कि 80-20 की एंट्री एक बार फिर हो गई है। कांग्रेस और राजद जिस तरह का चुनाव लड़ रही है, यह हम सबको दिख रहा है। सेकुलर ताकतें एक साथ नहीं है। सुनिए अमीश भाई, जब बीजेपी डरता है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है और करता ही रहता है। ये हमने आज से नहीं पहले से देख रहा। अभी 80-20 आ जाएगा, बुरखा आ गया, शमशान आ जाएगा, कब्रस्तान आ जाएगा, तमाम चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट विकास पे तो बात करना ही नहीं है। जो पब्लिक के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, उसके ऊपर तो जवाब है नहीं। तो बस अब ये भी आ जाएगा। अमित शाह ने भी बोला था लाखों घुसपैठिए घुस गए। अभी आपने देखा SIR का रिपोर्ट आया तो क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। TF बोले मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। TFR रेट जब दिखाया डेटा के साथ तो पता चला कि तो सरासर झूठ है। तो बस सिर्फ एक ही भरम फैलाना है चुनाव के पहले अमीश भाई, मुसलमानों के खिलाफ गाली बको, अपनी राजनीति चमकाओ, बाकी विकास का बात नहीं करना। ये हर जगह चलता है। महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हो, बीजेपी अपने काफी नफरती चिंटू को छोड़ दिया है। आए दिन आओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो। अब यही बात अगर वारिस पठान बोल दे बुरखे के ऊपर या माथे के सिंदूर पे या किसी पे, तो हमारे खिलाफ तो केस बुक हो जाता, अब तक हमको तो जेल में डाल दिया जाता। अभी जो बुरखे का टॉपिक लाया है योगी ने, तो क्या समझा जाए इसको? ये विकास की बात है क्या? ये इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कौन होते हो बुरखे के ऊपर? बोलो बुरखे से आपको नफरत क्या है? हाँ, बुरखे से आपको नफरत क्या है? जब इलेक्शन कमिश्नर को बोला था कि आप CCTV फुटेज दिखाइए, तो उन्होंने कहा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। आप बोलता है कि बुरका उठा के देखा जाएगा, आंगनवाड़ी की महिलाएं आकर, तो क्या आप राइट टू प्राइवेसी किसी के नहीं हाथ होती है? घूंघट भी तो हमारी हिंदू बहनें पहनती है ना, तो क्या उनका भी घूंघट उठा के देखा जाएगा? नहीं। मगर यहां पर राजनीति सिर्फ एक ही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सिर्फ डरा के धमका के सिर्फ राजनीति चमकाना अमीश भाई। मगर याद रखना मेरी एक बात, मैं बिहार में था, मैंने लोगों का देखा है, मूड देखा है, मैंने रुझान देखा है। बिहार में मैं लोगों को मिला हूं अमीश भाई, हमने रैलियां भी निकाली, सैलाब निकाला था। असद ओवैसी साहब ने, पूरी सुनामी उभर गई थी बिहार के रस्तों के ऊपर। लोगों का रुझान इस वक्त एक ही चीज है कि लोग ढूंढ रहे विकल्प। ना इनके साथ जाएंगे बीजेपी वालों के साथ, ना वो आरजेडी और इनके साथ जाएंगे। आप क्या मान रहे हैं कि आप जीत जाएंगे? समीकरण की बात करते हैं, आपकी तो बेल्टी पूरी सिर्फ सीमांचल ही है। आपको लगता है आप सरकार बना जाएंगे? नहीं, हर जगह लड़ रहे। कौन? अच्छा ये बताइए, आपका तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसी खबरें आ रही है कि तेज प्रताप और ओवैसी एक साथ लड़ सकते हैं, तो तेज प्रताप के साथ आप हैं कि नहीं है? नहीं, फिलहाल तो हमारा गठबंधन बन गया ना बिहार के अंदर। एक हमारा बन गया, ये 2 पार्टियों के साथ तो गठबंधन हुआ है। मौर्य साहब के साथ पार्टी के साथ हुआ है, फिर आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी के साथ कल गठबंधन अनाउंस किया। हमारे बिहार के जो अख्तर ईमान साहब थे उन्होंने, तो गठबंधन तो हमारा हुआ है। तीसरा पूरा मोर्चा तैयार हो रहा है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तैयार हो चुका है।
जो हक की बात करेगा, इंसाफ की तो बात आपको करेगा, लग रहा है कि गरीबों के हक की कांग्रेस और बात राजद करेगा, कंपटीशन मजदूरों के नहीं दे इंसाफ की पाएगी, बात आप करेगा, लोग कंपटीशन विकास की देंगे। बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा। जी क्या बोला आपने? मैं क्या आप कह रहे कांग्रेस कंपटीशन और अमीश भाई- कांग्रेस कंपटीशन नहीं देते पाएगी बीजेपी को, आप दे पाएंगे, लेकिन आप तो वोट कटवा हैं। ये तो चाहते ही नहीं है बीजेपी को हराना। अरे ये कांग्रेस हो या आरजेडी हो, ये चाहते ही नहीं है बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना। वरना हमने तो पहले कहा था आओ साथ में गठबंधन करते हैं ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन नहीं हो, मिल के हराएंगे बीजेपी को, एंश्योर करेंगे एनडीए की सरकार नहीं बने। 6 सीट मांगा था अमीश भाई, 6, 5 तो हमारे एमएलए थे ही, एक और मांगा था अलायंस करो, नहीं किया क्योंकि ये चाहते हैं विभाजन हो। होने दो, अब इनकी मर्जी, इनको जो करना है करिए। अमीश भाई हम तो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ लड़ रहे हैं। फिर रोने का नहीं, चिल्लाने का नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास ले लिया, फिर बी टीम सी टीम ए टीम डी टीम नहीं करने का। और ये हमने जो ऑफर दिया इसको हमारी कमजोरी नहीं समझना, हमारी ताकत है जो हम आपके पास आए और हमने कहा कि आइए साथ में गठबंधन के ओके अंदर ओके साथ अतुल में पाटिल, अतुल हराते। पाटिल जवाब। मगर आपको नहीं, आपको हराना ही नहीं चाहते हो, आप हराना नहीं चाहते हो बीजेपी को, साफ है, देश ने देख लिया। हम लड़ रहे हैं अमीश भाई, और हमको यकीन ठीक है, अब बारिश बिहार में प्रधान पहले अतुल से पाटिल को ज्यादा भी सुन लीजिए, सीट से 40 हम लोग सेकंड। जीतेंगे और अतुल पाटिल जी, कामयाबी मिलेगी। क्या हुआ, अपने अस्तित्व का जब सवाल खड़ा होता है ना तो इसी तरह की छटपटाहट होती है। अब तक तो बीजेपी की बी टीम करके काम कर रहे थे, तब तो जरूरत नहीं पड़ी, तब तो कभी कह रहे सेकुलर पापा वोटों का मम्मी, जरूरत नहीं वो लगा। बोलेंगे पापा तो दोनों मम्मी की हमें तरफ चॉकलेट कैसे होता चाहिए, है? तो कांग्रेस मुझे ये बताओ, करेगी। मुझे बताओ। पापा पापा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी ऐसा मम्मी है मेरा कि दूध का गिलास। दो लोग- अरे तो क्यों दो लोग गठबंधन नहीं विपक्ष किया, में चलिए सही बताइए। तरीके से थे। अरे 14% उनके का ऊपर अगर ही- यादव बन सकता है रुको ना वारिस भाई, मैं बात- तो 19% का मैं मुसलमान बात कर रहा हूं ना को अभी। नहीं है चुनाव आपके लड़ने बीच का। में तो बोला नहीं मैं। 19% मुसलमान को टिकट आपके नहीं बीच में देंगे तो बोला आप। नहीं मैं। उसको गठबंधन में आप नहीं आपके देंगे। बीच में तो बोला नहीं क्यों? मैं। फिर ये एमवाई समीकरण की क्यों बात करते हो आप लोग? नहीं नहीं, आपके बीच में तो नहीं बोला मैं, आपके बीच में तो नहीं बोला मैं, आपका शांति से सुन लिया। आप क्यों बीजेपी की जैसा बिहेव कर रहे हैं? कम से कम आप तो शांति से सुन लो। तो मैं कह रहा था ये छटपटाहट जो है वो स्पष्ट तरीके से दिखती है। 2014 के बाद जिस तरह से आपने बीजेपी को जितवाने का काम किया है, अभी कुछ बोलने मत लगाओ और मुंह खोलने मत लगाओ। जो जो विपक्ष का था सबको ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का डर दिखाया गया, किसको नहीं दिखाया गया है ये पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में सबको मालूम है। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं बोला नहीं था। अगर बीच में बोलोगे तो फिर वो आपकी क्या क्या ताकत है और ताकत से लड़ रहे हो लोगों को पता चल जाएगा। तो सवाल यह है, आप अपना लड़िए, आप अपना लड़िए। हमने कभी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाई, आप उंगली उठाने की कोशिश न कीजिए। आप अपना लड़ाई लड़िए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का आजादी है, तो आप लड़िए ना। तो आप हमको क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप जो कर रहे हो जनता को दिख रहा है ना, इसलिए तो बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में क्या हुआ सबने देखा। तो आप अपना लड़ाई लड़िए, हमको दोष मत दीजिए, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। अरे अब हरियाणा में क्या हम लड़े थे? यहाँ तो ऐसा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में जवाब देने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र में लोकसभा में तो एक पे लड़े थे, आप तो सब पे लड़े, फिर दूसरा साफ हो गया आप लोग का। सुनिए ना भाई, मैं बीच में बोला नहीं। अच्छा ये बार बार कह रहे हैं कि चॉकलेट आप रोने, अब वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस बाद में रोती है, पापा मम्मा हमारी चॉकलेट लूट के ले गए। आप ये बार बार मेरे को मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। आप गलत बोलेंगे, बीच में बोलूंगा, आगे बोलूंगा, पीछे बोलूंगा। आप गलत बोलेंगे, बोलूंगा। आपने इतना गलत बोला तो फिर मैं बीच में बोला क्या? थोड़ी सभ्यता तो रखो ना। फिर अगर चर्चा में आए हो तो पेशेंस रखो ना। आप इतने बीच में इतना झूठ बोल रहे थे, तो मैंने कुछ बोला क्या? आपके बीच में बोला क्या? मैंने सच बोला तो आपको तकलीफ हो गई, मिर्ची लग गई क्या? मैंने सच बोला तो तकलीफ हो गई, मिर्ची लग गई आपको? झूठ बोला इसके लिए बीच में बोला मैं। उठा के और बीच में बात बोल रहे हो। हरियाणा में चेहरा बता रहा है वारिस भाई, हरियाणा में आपका चेहरा बता रहा है वारिस भाई कि मैंने चोरी पकड़ ली और सच हमने जनता के सामने रख दिया। तो आप जो है उछल कूद करने लगे। आपकी वजह से बीजेपी सरकार में बैठी, आपकी नाकामयाबी की वजह से। ये सवाल बीजेपी से पूछो जिसने देश का बट्टा बिठा दिया, अर्थव्यवस्था का बट्टा भी सब बिठा दिया, महिलाओं की असमत जो है वो खतरे में, उस पर सवाल पूछो। शिक्षा खतरे में, उसका सवाल पूछो। 80-20 करते हैं, उसका सवाल पूछो। बटेंगे तो कटेंगे, उसका सवाल करते हैं। मुसलमानों को डरा के रखा है, उनकी तो फिक्र करो, किसी वोट की फिक्र करोगे? अरे हम तो पूरे देश की बात करते हैं। सब देश को कहते हैं डरो मत, कांग्रेस साथ में खड़ी है, सबको बराबर न्याय देगी और संविधान के साथ न्याय देगी। वो तो कहना नहीं होता आपको। मगर कांग्रेस के बड़ा उछल जाते हो। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव है, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया आपने। बीजेपी के सामने दुम मिलाते हो। एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया आपने। चलिए मुसलमान की आप क्या बात कर रहे हो? पूछा क्या 70 करोड़ महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में कितने मुसलमान को टिकट दिया? उसके ऊपर सवाल पूछा? इतने खून और इतने बलात्कार हो रहे, उसके ऊपर सवाल पूछा आपने कभी सवाल उनको? नहीं, एक सेकंड दिख जाता है कि आप किसके साथ खड़े हो। डेवलपमेंट और विकास के यही दिख जाता है आप किसके साथ खड़े हो। मैं तो स्टार्ट ही किया डेवलपमेंट, विकास, बेरोजगारी के मुद्दे से। आपने सिर्फ एक अच्छा, कौन किसकी चॉकलेट छीन रहा है? एक सेकंड, कौन किसकी चॉकलेट छीन रहा है? अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, अजय उपाध्याय, मैं जान रहा हूं आप काफी देर से नहीं आए हैं, 10 मिनट से चर्चा में नहीं है। अनुराग भदौरिया, कौन किसकी चॉकलेट छीन रहा है? जी
आपको भी मुस्लिम चाहिए, आपको भी यादव देखिए, चाहिए, आज साथ में आपने- एक और जाति चाहिए। चॉकलेट किसकी छीनी जा रही है? सुन लीजिए, आज आपने अजय की चॉकलेट, आपने अजय आलोक की चॉकलेट छीन ली। आपने 2 सवाल क्या पूछे, वो डर के मारे करें आप मुझे डांट रहे हो। अजय आलोक जी, ये सवाल हम लोग रोज फेस करते हैं अमीश देवगन के साथ, रोज वो सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं। माना वो कुछ भी सवाल बीजेपी की तरफ से पूछते तब भी जवाब देते हैं। आप 2 सवाल में डर गए, आपने उनकी चॉकलेट छीन ली। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी और घबराई है। आप देखिए क्या किस तरह की वो राजनीति कर रही है। आप कह रहे हैं लालटेन को, आप वापस लालटेन युग में नहीं जाना। अरे भैया, लालटेन ने रोशनी दी है गरीबों के घर, और एलईडी ने बढ़ाया है बिजली का दर और लोग हो गए बेघर। ये हालत की है आपने तो बिजली का कर बढ़ाया उनके ऊपर में, बिजली का दर बढ़ा के बिजली का कर बढ़ाया और परेशान किया उनको। कहां एलईडी जलती है भैया? इसी लालटेन से पढ़ के लोग देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ना जाने कितने आईएएस, आईपीएस, ना जाने कितने पत्रकार और इंडस्ट्रियलिस्ट, ना जाने कितने साइंटिस्ट पैदा हुए, और आप लालटेन को बताने लगे कि नहीं लालटेन युग में नहीं जाना है। तो आपके यहां तो बिजली नहीं आती है। अरे पर लालटेन का युग बीत चुका है अनुराग भदौरिया। लालटेन के सारे जिंदगी तो जी रहा है। आपने 1 मिनट बोल लिया, लालटेन का युग बीत चुका है। लालटेन सिंबल होगा, लेकिन लालटेन का युग बीत चुका है। अरे मेरी बात सुनिए, अब एलईडी का युग आ गया है। उन्होंने लालटेन की, एलईडी का युग आया है, लेकिन बिजली का दर बढ़ा के जो कर हमसे वसूला जा रहा है जनता से, वो उसकी वजह से अरे वो बात सही है, लेकिन बिजली का दर कितना बढ़ाया हुआ है आपको पता है क्या? बिजली, मेरी बात सुनिए, अब बोलने तो दीजिए। अरे मैं बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप भी ट्यूबलाइट की तरह बात कर रहे हैं। कितने दिन तक गायब? अरे मेरी बात ही नहीं, मैं ट्यूबलाइट की तरह आप बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ट्यूबलाइट की तरह आप बात कर रहे हो। मैं कितनी आप लालटेन कर जा रहे हो, मैं कह रहा हूं एलईडी का युग आ गया। आप कमाल कर रहे हो, बोलिए। मैं एलईडी का युग आया, मैं क्या एलईडी का युग तो तब चलेगा ना जब बिजली आएगी। जब बिजली नहीं आएगी तो क्या होगा? लालटेन तो जलेगी ना जब बिजली नहीं आएगी। तो भाई बिजली भी तो आनी चाहिए ना। ये कह रहे थे कि अभी हमने सोलर प्लांट लगाने वाले हैं, मुख्यमंत्री ने सोलर की बात की है। अरे 20 साल से क्या कर रहे थे फिर, जब अभी तक सोलर प्लांट नहीं है? अरे महाराज, आप मैं कह रहा हूं, आप एलईडी, आप लालटेन को सपोर्ट करिए, लेकिन अपने घर पे कोई लालटेन लगा के खुश नहीं है। सबको एलईडी की रोशनी चाहिए। आपके घर पे लालटेन है या एलईडी है? बताइए। एक सेकंड रुकिए। मैं अनुराग भाई आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा जाती सवाल है। आपके निवास स्थान पे एलईडी है या लालटेन है? बिल्कुल। हाँ बोलिए। आपके घर पे, मैं चॉकलेट की बात छोड़िए, एलईडी है या लालटेन है? अब तो ट्यूबलाइट भी नहीं है। जवाब सुन लीजिए, अरे जवाब सुन लीजिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि गांव में जब बिजली चली जाती है, कितने घंटों बिजली गायब रहती है, तो लालटेन से ही तो काम चलता है ना। उसमें बुराई क्या है भाई? सेकंड ऑप्शन है ना लालटेन। हो गई कि अरे आप लालटेन की बुराई करने लगे। अरे उसके लिए भी इमरजेंसी लाइट है। आप आरजेडी की बुराई उसके लिए भी इमरजेंसी लाइट है। सेकंड ऑप्शन है, आप लालटेन पे प्राण दिए पड़े हो। लालटेन सिंबल अच्छा है, लेकिन पब्लिक को ना बोलिए लालटेन अपनाइए। अरे साइकिल, पब्लिक को ना बोले लालटेन अपनाइए। साइकिल की बुराई करने का आपको अधिकार नहीं है। आप समाजवादी की कोई बात कह सकते हैं, लेकिन आप लालटेन की बुराई करेंगे, साइकिल की बुराई करेंगे। मैंने तो साइकिल के बारे में कुछ बोला ही नहीं। साइकिल तो हेल्दी है, साइकिल चलाना तो हेल्दी है। मैं खुद चलाता हूं साइकिल, इसमें क्या बड़ी बात है? आप भी चलाते हैं साइकिल, साइकिल चलाना तो हेल्दी है। आप बार बार लालटेन बहुत जरूरी है। लालटेन हमेशा सेकंड ऑप्शन है भाई। आप फंस रहे हैं इस पूरे खेल के अंदर। अब तो ट्यूबलाइट भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, अब तो एलईडी होती है। मैं फंस रहा हूं, जब आप साइकिल चला के नहीं फंस रहे हैं तो मैं लालटेन चला के कैसे फंस रहा हूं भाई? आपने पूरा वक्त निकाल दिया इन सभी चीजों में। देखिए अनुराग भाई, देखिए मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं निवेदन करता हूं, अब शांत हो जाइए। 2.5-3 मिनट आप बोल चुके हैं। आगे अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं। अश्विनी उपाध्याय बैठे हुए हैं, काफी देर हो गई, वो भी बोल नहीं पाए हैं। पहले अश्विनी जी बोल लें, फिर अश्विनी उपाध्याय। ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा योगी आदित्यनाथ ने बात बोली है, ये पोलराइजेशन के लिए, ये ध्रुवीकरण के लिए आरोप यही लग रहे हैं। ये विकास के नैरेटिव को पीछे और ध्रुवीकरण को आगे रखना है। नहीं, अब उसके सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। योगी जी ने जो बोला उसको लोग किसी भी एंगल से देखें, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, अमीश जी, पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए, पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए, और जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ कटे, और घटते घटते ये स्थिति हो गई कि लगातार घटते चले गए।
भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्य यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि उनका भी ये मत है कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग दानों का भी मानवाधिकार ढूंढते रहते हैं, तो इसलिए योगी जी इतने पॉपुलर हैं क्योंकि उनको मानव और दानों का अंतर पता है। योगी जी को धर्म और मजहब का अंतर पता है, धर्म और रिलीजन का अंतर पता है। कड़वी सच्चाई ये है कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हुई है, नारी तू नारायणी की भावना खत्म हुई है, सर्वमंगल मांगल्य की भावना खत्म हुई है, सर्वे भवन सुखने की भावना खत्म हुई है। कड़वी सच्चाई है कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ न सेकुलरिज्म काम करता है, न संविधान काम करता है, वहाँ कुछ और ही काम करता है। और ख़ास तौर पे मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस किया और आज भी SIR पे सुनवाई हुई है, SIR के पक्ष में केवल एक पिटिशनर है, मेरी PIL चल रही है, पूरे देश में SIR होना चाहिए, और 20 PIL हैं जो कह रही है SIR नहीं होना चाहिए। आश्चर्य की बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सबको कहना चाहिए भैया एक काम करो, फर्जी वोट काटो, फर्जी वोट काटो। बिहार में SIR न हो इसका विरोध करने के लिए 20 पिटीशन आई हैं, उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, भूतपूर्व मंत्री भी हैं, और बड़े बड़े दिग्गज वकील होकर लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि कैसे करके SIR कट जाए। मैंने तो एस्टिमेट किया था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, लेकिन अब लग रहा है कि भारत में लगभग ये आंकड़ा 7 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि अगर 65 लाख फर्जी वोटर बिहार में हो गए, इसका मतलब बंगाल में ये आंकड़ा लगभग 1 करोड़ जाएगा, असम में लगभग आंकड़ा 1 करोड़ जाएगा। बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कड़वी सच्चाई ये है कि बिहार के 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बहुत बदल चुकी है। बिहार में केवल 80-20 नहीं है, बिहार के कुछ जिलों में 70-30 है, बिहार के कुछ जिलों में 60-40 का रेशियो है, और बिहार के कुछ जिलों में 50-50 का रेशियो हो चुका है, और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां हिंदू 40% हो चुके हैं, गैर हिंदू 60% हो चुके हैं। वारिस पठान जवाब इस बात का। देखिए अमीश भाई, देखिए अमीश भाई, हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई थी। हमने ये कहा था कि जब 14% वाला यादव अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला मुसलमान को क्या अधिकार नहीं है हिस्सेदारी का? क्या उसको नहीं चाहिए डेवलपमेंट, विकास का? बराबरी क्यों नहीं देते उनको? हमने इसलिए कहा था कि आइए साथ में, क्योंकि यही बोलते थे ना महाविकास आघाड़ी के वक्त भी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब अगर उस हिसाब से आप देखो तो बिहार के अंदर 38 जिले तो मुसलमान 19% है, आप डिवाइड कर लो कितने लोगों को मिलना चाहिए टिकट, मगर यकीन मानो अमीश भाई किसी को नहीं मिलेगा, 10% भी लोग नहीं बात मानेंगे। और हम जब साथ में जाने की बात करते तो कांग्रेस वाले हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, खुद के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं किया है लोगों ने। हरियाणा में पूरा सुपड़ा साफ हो गया, जहाँ हरियाणा के ऊपर से तो असद ओवैसी का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया था, फिर क्यों हार गए? देखिए ये चाहते नहीं है कि बीजेपी को हराए, ये चाहते नहीं है कि एनडीए को हराए, हम चाहते हैं बीजेपी को हराए, इसलिए हमने बोला कि सेकुलर वोटों का विभाजन न हो, साथ में हम आ जाते। मगर यहाँ बैठ के बस इल्जाम लगाना, बेबुनियाद बातें करना और मुसलमानों के वोटों को अपना अधिकार। पेट्रोल डीजल का कर जो फर्ज निभा रहे हो आप, अच्छी बात है, इसके लिए बधाई के पात्र हो। जो डीजल पेट्रोल आपको आपके हेलीकॉप्टर में डल रहा है उसका कर जो फर्ज बड़ा आरोप है अनुराग, सब देख रहे हैं। आप सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहे हो, अरे आपको तो शर्म आना चाहिए, सवाल नहीं पूछ रहे हो, दलितों पर अन्याय हुआ बिहार में सवाल नहीं पूछ रहे हो, पुल गिर जा रहे सवाल नहीं पूछ रहे हो, हॉस्पिटल के अंदर में गोलियां चल रही है, बारिश में नहीं बोले, सवाल नहीं पूछ रहे, वहां पे लाठियों की बारिश हो गई, वहां पे रोजगार मांग रही है, पटना में तो बड़ी बात बोल रहा हूं। सवाल भी एक सेकंड ऑडियो डाउन, अनुराग आपको ऑडियो डाउन करो 10 सेकंड के लिए। ओके 10 सेकंड के लिए वारिस साहब बोलिए, 10 सेकंड के लिए आप बोलिए, फिर अनुराग 10 सेकंड के लिए आप बोलिएगा। ओके देखिए अनुराग भाई ये बात कर रहे, इकरा हसन इन्हीं की सांसद है, मुसलमान सांसद है, उसको इतने बड़े बड़े अक्षरों से बुलाया गया, मुल्ली कहा गया, खराब नामों से बुलाया गया, बेचारी इमोशनल हो गई। अभी तक अखिलेश यादव ने अपने मुंह से उसके खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोला, उनको सपोर्ट में एक अल्फाज नहीं बोला। ये मुसलमानों की बैठ के यहाँ पे बात करेंगे, क्या इनसे मुसलमान एक्सपेक्ट करेगा देश का, भारत का? बताइए मुझे, क्या बिहार के मुसलमान के लिए करेंगे? बिहार में तो उनका कुछ है भी नहीं। अरे भाई आजम खान को तो जेल में थे, वो तो बाहर इकरा हसन की बात कर रहा हूं। ओके ठीक है, ओके अनुराग 10 सेकंड, ओके ऑडियो आपको डाउन है, एक सेकंड देखिए। ओके अजय आलोक काफी देर से नहीं आए हैं, ओके क्विकली अनुराग 30 सेकंड। तो मुसलमान के ओके अनुराग भदौरिया 30 सेकंड की बात से पता चल, देखिए बारिश भाई की बात से पता चल गया कि इनके पेट्रोल जो मिल रहा है ना हेलीकॉप्टर में, वो कहां से आ रहा है।
अरे सवाल विपक्ष से पूछ रहे हो, सवाल सत्ता से पूछना है। बिहार में चुनाव पूछिए, दलितों के घर क्यों जला दिए गए पूछिए, हॉस्पिटल में घुस के क्यों गोली चल रही है पूछिए, आप किस तरह से रोजगारों पे लाठियां बरसाई जा रही है, पटना में जो रोजगार मांगने जा रहे हैं आप पूछ रहे पुल क्यों गिर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार क्यों, सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए। अरे विपक्ष बताएगा, इसके मतलब आपकी जो डीजल पेट्रोल है ना वारिस जी, कहां से आ रहा है, हेलीकॉप्टर भो 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 जो उड़ रहा है, इसका हिसाब भी नहीं हो रहा है। तो सब समझ में आ रहा है कि आप किसकी पार्टी की बात कर रहे हैं, किसका बी टीम है। आप हेलीकॉप्टर भौ 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 कर रहा है आपका, आप डीजल पेट्रोल कहां से ला समझ रहे हैं ना आपको क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, आपका हेलीकॉप्टर भौ भौ करता है। मैं समझ रहा हूं। अरे अमीश भाई वो तो बिहार की जनता अभी इनको जवाब देगी ना। हमारे लिए तो देखिए, एक तरफ बीजेपी एनडीए, दूसरी तरफ ये अनुराग शांति आपके नहीं बोले बारे जो लेके निकल गए सोशल, मगर करते कुछ नहीं। रैली निकाला हमने, सैलाब निकाल लिया। ठीक है, बिहार का अजय आलोक की बात करता हूं। अजय आलोक एंड अतुल लौंदे पाटिल। अजय आलोक ओके वारिस प्रधान, अनुराग उदरी, शांति। अजय आलोक आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं माफी चाहता हूं, बोलिए आप 30 सेकेंड्स। देखिए, अभी इतनी देर की डिबेट मैंने सुनी, अनुराग भदौरिया का परम ज्ञान सुना। लालू जी ने कांग्रेस के एक अध्यक्ष होते थे 2-3 साल पहले, उनका नाम था भक्त चरण दास। उनको कहा था ये भक्त चरण दास नहीं है, ये भगचोनर दास है। भगचोनर बिहार में एक शब्द होता है जिसका मतलब कि दिमाग की बत्ती गुल और आंख की बत्ती गुल, मतलब जो पागल और अंधा दोनों। वैसे ही अनुराग भदौरिया बात कर रहे हैं। एलईडी जब से आया, इंट्रोड्यूस हुआ, मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया, 280 रुपए का एलईडी 30-60 रुपए में देना शुरू किया पूरे देश में। एलईडी से 30% देश में बिजली की खपत कम हुई। ये कहते हैं कि एलईडी लगाने से बिजली का बिल बढ़ जाता है। अरे भैया, पढ़े लिखे आदमी ये डिबेट आपका देखते हैं, अनपढ़ भी देखते हैं, सोचते होंगे कि भदौरिया जी है क्या। अब एक अमीश जी को बीच में मैं नहीं बोला किसी के, ये हालत है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो लालू जी का शब्द नहीं के ऊपर। 15 मिनट से वेट कर रहे थे अपने टर्न का, 12-13 मिनट से। ओके बोलिए, 10 सेकेंड और। लालू जी का भी शब्द इन्हीं के ऊपर जाएगा जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बोला था। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब आते हैं दूसरे पे। आज तक मैं आपके पूरे दर्शकों से चैलेंज करके पूछता हूं, चैलेंज करके, आपके दर्शकों ने आज तक जिस तरह आज लड़ते हुए देखा वारिस पठान से कांग्रेस को, वारिस पठान से अनुराग भदौरिया को, क्या कभी कांग्रेस और अनुराग भदौरिया को हमसे हिंदुओं के लिए लड़ते हुए देखा है? नितिन जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कुल मिलाकर देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार वापस लौट के आई है, लेकिन इस बार नंबर थोड़ा कम आया तो लगा कि ये सरकार थोड़ी हिचकोले खा के चलेगी, लेकिन 1.5 साल से ये गाड़ी सरपट दौड़ रही है। क्यों? पिछले 50-60 साल में जो परिस्थितियां रही उसकी तुलना में इस 11 साल में देश की प्रगति और विकास सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हो रहा है, उसके कारण पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है जी। अब जो लोग निगेटिव है, कितना भी अच्छा काम हुआ तो भी उनको आखिर निगेटिव बात ही करनी है, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह के बदलाव की बातें करते हैं, क्या आपको लगता है वो संभव भी हो पाएगा भारत के अंदर? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चीजें चलती तो हैं लेकिन दूर तक नहीं जाती। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इसी होटल में आज से 6-7 साल पहले जी एक चैनल के प्रोग्राम में मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार अगर आप बोल रहे आएगी और रास्ते में अगर बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब देश में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार्ट, अब इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक भी आई है, तो और कोई बंद नहीं पड़ी है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है देश का। मैं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह सवाल पूछ रहा हूं। आपने अच्छा कहा कि आप पूर्व अध्यक्ष को सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान अध्यक्षों को पूछेंगे तो ज्यादा संयुक्तिक होगा, वही आपको बता पाएंगे। कहीं आप तो फ्यूचर अध्यक्ष नहीं हो? नहीं, मैं नहीं मैं बनूंगा नहीं। कोई आपकी योजना भी नहीं है बनने की या बनाने की? मैं बनने की कोई योजना भी नहीं और मुझे भी बनना नहीं। कांग्रेस के कुछ बड़े आरोप है। उनका आरोप है कि गडकरी पॉलिसी बना रहे हैं, उनका बेटा प्रॉफिट कमा रहा है और गडकरी परिवार को एथेनॉल पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ये कांग्रेस का आरोप है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आज ये बड़ा मंच है। अच्छा किया आपने सवाल पूछा जी।
हमारे देश में 1400 करोड़ इथेनॉल सरकार खरीदती है। उसमें से इथेनॉल आने के पहले हमारी शुगर फैक्ट्री थी जो बेटर चलाते हैं, और उसमें अल्कोहल बनता था, और टोटल सप्लाई में 0.5% से भी कम उसका सप्लाई है। करीब 500-550 उद्योग इथेनॉल सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इथेनॉल का टेंडर निकलता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकलती है, और इथेनॉल की प्राइस कैबिनेट में पास होती है। पहली बात, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, आइसोब्यूटेनॉल, हाइड्रोजन। अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं जी। मैं ये सब प्रचार इसलिए करता हूं कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। ये दिल्ली के लोग जानते हैं कि इसके कारण 40% प्रदूषण दिल्ली का फॉसिल फ्यूल के कारण है। लोगों का जिंदगी कम होती जा रही है, और 22 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी के बाहर जाना, क्या भारत स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? 550 लोग इथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं, और उसमें 0.05% वो है, वो नहीं के बराबर है। और इसलिए मैं इथेनॉल की बात करता हूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक की बात करता हूं, मैं मक्के के किसानों की बात करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक की बात करते हुए हाइड्रोजन की गाड़ी में आया हूं। तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का प्रचार करता हूं, तो सब क्या मैं तैयार करता हूं क्या? एक और सब मेरे घर में तैयार होता है क्या? क्या इन लोगों के पैसे नहीं बचने चाहिए? क्या देश का इंपोर्ट नहीं बचना चाहिए? क्या दिल्ली प्रदूषण से मुक्त नहीं होनी चाहिए? क्या किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलने चाहिए? आखिर ये सब बात किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में थोड़ी। और कल अगर इलेक्ट्रिक कार आई, कल अगर इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की कार आएगी, तो राहुल गांधी उसमें घूमेंगे तो उनकी भी बचत होगी, वो नहीं होनी चाहिए। जिक्र आया राहुल गांधी का, तो ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आते हैं, वो कहते हैं महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, नेशनल इलेक्शन में वोट चोरी हो गई, बीजेपी वोट चोरी करके तीसरी बार सरकार बना रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, चुनाव में हार जीत होती है जी। हम भी अनेक बार चुनाव हारे हैं, कांग्रेस भी जीती है। और जब चुनाव हारते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वो कह रहे वो प्रूफ दे, और मुझे लगता है कि तकरार करें, कोर्ट में जा सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, उनको अधिकार है। बाकी ये सब बातों की चर्चा करना जिसका आधार नहीं, मुझे लगता है उसमें कोई मतलब नहीं। आपका संघ से काफी जुड़ाव रहा है, संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, और राष्ट्र सर्वोपरि मानकर जी समर्पित भाव से संघ के स्वयंसेवकों ने, प्रचारकों ने अनेक 100 साल में देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किया। तो बाला साहेब देवरत जो हमारे सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि संघ एक पावर स्टेशन है, यहाँ से बिजली तैयार होती है जी। तो कई लाइट लगता है, कोई कुएं पे पंप चलता है तो पानी मिलता है, कई फैक्ट्री चलती है। तो संघ एक विचारधारा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की। अब रैपिड फायर राउंड की बारी है, और मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? दोनों भी अच्छे हैं। एक को चूज करना पड़े तो? नहीं, दोनों भी अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। विपक्ष का बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव? देखिए, तो विपक्ष में जो बैठे वो लोग तय करें, मैं क्यों तय करूं? नितिन गडकरी आने वाले 10 साल में अपने आप को कहां देखते हैं? मैं कहीं नहीं देखता। 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। एक एक करके तस्वीरें आएंगी, मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी तस्वीरें सिलेक्ट करी है हमारी टीम ने। पहली तस्वीर दिखाई जाए, राहुल गांधी हैं हवाई जहाज के साथ। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, हवाई जहाज में बैठकर घूमना चाहते होंगे। जी जी जी। अब पब्लिक भी कुछ बोल रही है, लेकिन अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आइए दिखाते हैं अगली तस्वीर। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे। क्या बोला? बेहतर मुख्यमंत्री कौन? मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ही अच्छे। देवेंद्र फडणवीस शिंदे से भी बेहतर है? नहीं, देवेंद्र फडणवीस अच्छे, वो भी अपने आप अच्छे हैं, पर अगर तीनों में है तो देवेंद्र जी ने अच्छा काम किया। जी। अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। आपकी तस्वीर है संघ की शाखा में, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, दशहरे का कार्यक्रम होता है, आपने मेरी तस्वीर केवल दिखाई,
उसके बाजू में देवेंद्र भी खड़ा है। उसके बाद तो हम लोग दशहरे के दिन हम हर साल दशहरे के कार्यक्रम में पूरी यूनिफॉर्म में उपस्थित रहते हैं स्वयंसेवक के नाते। जी गडकरी जी, आपने न्यूज 18 को आपने समय दिया, आप इस मंच पर आए चौपाल के और बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपको कॉम्प्लीमेंट, आपने काफी वेट रिड्यूस किया है और आप इंस्पिरेशन है देश के कई लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।